हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाजिर हैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक प्रेपोजिशन लेकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रेपोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में शुमार होता है बच्चों, और एग्जामिनेशन के अंदर इसकी जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल इसमें। आइए इस टॉपिक को हम जीरो टू हीरो पूरा कवर करेंगे। बने रहिएगा साथ हमारे। टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। बच्चों, अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन बेसिकली रिलेटिंग वर्ड होता है। ये दो शब्दों के बीच में, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिश्ता बनाने का काम करता है। सही पकड़े हैं आप। वाघ बकरी चाहे ये रिश्ते बनाए, ये रिश्ते बनाने का काम करता है। यानी किसी नाउन का रिश्ता किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच से, किसी नाउन का रिश्ता किसी वर्ब से, या किसी भी चीज का रिश्ता किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच से दिखाने की ये कोशिश करता है। इस टॉपिक को हम कहते हैं बच्चों प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यूं तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, विभिन्न अध्यापकों से पढ़ते आए होंगे अपने स्कूली जीवन से, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो ये टॉपिक ऊंचाइयां छू चुका है, उसके लिए आपको जीरो से लेकर हीरो तक, इसका मतलब बेस से लेकर समिट तक पूरा का पूरा टॉपिक को जान लेना जरूरी होगा। आइए मेरे साथ टॉपिक को हम शुरू करेंगे, इसका बेस जान लें। प्रेपोजिशन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों जनरल कंसेप्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के वो है मानक आधार जो हमको मालूम होने चाहिए, वो बेस जो हमको मालूम होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए। ये वो बेस हो गया जो हम 6th 7th 8th 9th 10th क्लासेस में पढ़ के आए थे। ये सारा वो बेस हो गया। यू कैन कॉल इट बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशन। सबसे पहले बच्चों हम इन पे चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए बच्चों, गिवन है राज इज स्विमिंग डैश द पूल। तो आपने बचपन से ये बात पढ़ी है कि जब कोई सरोवर में तैर रहा होता है, इसका मतलब वो सरोवर के परिसर में, सरोवर के अंदर पहले से है। और जब कोई पहले से किसी परिसर के अंदर, पहले से किसी बंद क्षेत्रफल के अंदर होता है, तो ऐसे सूरत में प्यारे बच्चों हम यहां पे प्रेपोजिशन इन भर लेते हैं। ये हमारे बेसिक्स है। व्हेन अ बॉडी इज ऑलरेडी इनसाइड सम एनक्लोजर और सम क्लोज्ड एरिया वी यूज प्रेपोजिशन इन। इस लिहाज से अगर राज तैर रहा है सरोवर के अंदर, तो भाई साहब राज तो सरोवर के अंदर पहले से है, तभी तो तैर रहा होगा। ऑलरेडी इनसाइड होने की वजह से हमने यहां पर इन लगा दिया। ये बचपन की बात भूल नहीं जाना रे। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा लेवल अप करें तो फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन भाई जोड़ियां कहां बनती हैं? तो जोड़ियां जोड़ियां बचपन में बन जाती हैं इस टॉपिक के अंदर। यानी यानी कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन तय होता है, ये बातें हमको बचपन से याद करनी पड़ती हैं। और यहां बच्चे जब याद नहीं कर पाते, इसका फायदा उठाता है एग्जामिनर। इससे बच के चलना पड़ेगा बच्चों। यानी ये वो टॉपिक है जो ग्रामर का होते हुए भी वोकैबुलरी का अंदाज रखता है। इसका मतलब आपको ये टॉपिक लर्न करना पड़ेगा। लर्न करेंगे आप और करवाऊंगा मैं। हाँ जी, इसका मतलब हम इसको अपने तरीकों से याद करेंगे, कुछ कैटेगरीज बना के याद करेंगे, वो अलग बात है। इनको कहते हैं बच्चों फिक्स प्रेपोजिशन, और ये क्रांति का नाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल पर। फिक्स प्रेपोजिशन बच्चे कहते हैं सर प्रेपोजिशन बेसिक्स तो आता है सर, लेकिन फिक्स प्रेपोजिशन याद नहीं होते। क्या करूं सर, इतनी बार पढ़ लिया याद नहीं होता। एक बार और तबीयत से पढ़ लो, अब की बार अंतिम बार। आ जाओ मेरे साथ। तो फिक्स प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करूं, ही इज डिवाइड डैश कॉमन सेंस। इसका मतलब वह कॉमन सेंस से रहित है, उसमें कॉमन सेंस नहीं है, उसके बिना है। तो पता रहे बेटा, ये जो वर्ड दिख रहा है इसके बाद में फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का यूज होता है। मैंने कहा डिवाइड के बाद में हमेशा ऑफ का यूज होता है। ये हमारा एक फिक्स प्रेपोजिशन हो गया। इसमें कोई आपको ग्रामर के रूल नहीं लगाने भाई साहब, याद रखना है डिवाइड वर्ड अपने बाद में प्रेपोजिशन फिक्स्ड ऑफ लेता है। ये बचपन से तय हो गया, ये दुनिया में आया था बस तभी तय हो गया था कि डिवाइड ऑफ के साथ राजी रहेगा। अगला देखो, शी इज डिजायरस डैश वेल्थ। अगर मैं डिजायरस की बात करूं तो बच्चों ये जो वर्ड है एक बार दोबारा से अपने साथ क्या लेगा भाई, ऑफ लेगा। डिजायरस के बाद ऑफ। परीक्षक किस जगह आपको गच्चा देता है? आओ मेरे साथ बच्चों।
अगर यहां पे वर्ड होता डिजायर तो बेटा डिजायर के बाद फिक्स प्रेपोजिशन आता है फॉर, लेकिन खुदा ना खास्ता इटालियन पास्ता अगर दिया हो राफ्ता राफ्ता डिजायरस तो बेटा डिजायरस के साथ आपका आने वाला प्रेपोजिशन ऑफ हो जाता है। इसका मतलब डिजायर के बाद में फॉर, लेकिन डिजायरस के बाद में ऑफ का यूज होता है। अरे ध्यान से देखो, छोटा है तो मोटा है और मोटा है तो छोटा है। हाँ जी, ये याद कर। डिजायर के बाद में थोड़ा बड़ा उत्तर आएगा यानी फॉर, और जो खुद ही बड़ा है डिजायरस उसके बाद छोटा उत्तर आएगा यानी ऑफ। भाई सब याद करना है, ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ भी नहीं। ये बातें हम आगे वाले टाइम, आने वाले टाइम में अच्छे से पढ़ेंगे और बाकायदा साइकोलॉजिकली कैटेगरी बना बना के इनको पढ़ेंगे ताकि इनको हम बहुत लंबे समय तक, देर तक और दूर तक याद रख पाए। बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद में फिक्स प्रेपोजिशन के बाद में एक और एलिमेंट आता है बच्चों, जिसमें हम किसी वर्ब के साथ में, बच्चों प्रेपोजिशन को अटैच करते हैं। बोलो, वर्ब के साथ क्या अटैच किया रे? आप कहेंगे सर प्रेपोजिशन। ये जो कॉम्बो बनता है वर्ब और प्रेपोजिशन का, इसको हम अंग्रेजी भाषा में बच्चों फ्रेजल वर्ब का नाम देते हैं। यूं तो ये वर्ब का टॉपिक है, यूं तो ये ग्रामर का टॉपिक है, लेकिन भाई साहब इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इतनी ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स आपके कोर्स में पूछी जाती हैं, खास तौर पे आपके बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में, एसएससी लेवल पर, आपके क्लोज टेस्ट के अंदर भाई साहब बहुत सारी जगह हैं जहां पर ऊपर वाले के वार में आवाज नहीं होती। पता रहना चाहिए फ्रेजल वर्ब क्या बला है। एक क्वेश्चन मुझको दिया है बच्चों, अभिषेक बच्चन टेक्स डैश अमिताभ बच्चन। हाँ जी, इसमें एक बार ये चार ऑप्शन दिए हैं, जरा लगाएंगे सट्टा? लगाएं प्लीज, टेक योर टाइम। इनमें क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए एक बार देखें सर। तो अभिषेक बच्चन टेक्स, टेक के बाद में अगर मैं बच्चों ध्यान से समझना, टेक के बाद में अगर मैं कहीं जाके टू लगा दूं, टेक टू, तो बेटा पता रहे टेक टू का मतलब होता है लत लगना, किसी चीज का एडिक्शन हो जाना, किसी व्यसन में पड़ जाना, इसको टेक टू कहते हैं। आदत पड़ जाना, कोई बुरी आदत पड़ जाना टेक टू कहलाता है। अगर मैं कहूं कि अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन की लत लग गई, हाँ जी, लत लग गई, आप कहोगे नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये बात तो सरासर गलत है। इसका मतलब ये वही कह पाएगा गलत है जिसको जिसको फ्रेजल वर्ब टिप्स पे याद है, एट वंस फिंगर्स एंड, वही बता पाएगा। अगर मैं कहता हूं टेक ऑफ, तो बेटा टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? टेक ऑफ को हम बच्चों दो सूरत में यूज करते हैं। एक तो विमान द्वारा उड़ान भरी जाना, आप कहते हो विमान ने टेक ऑफ कर लिया, बोलो हाँ। एक और होता है जब कोई व्यक्ति वस्त्र आदि बदलता है। वस्त्र आदि में वस्त्र आते हैं, वस्त्र आदि में खड़ाऊ, आपके कंगन, उसके अलावा बैंगल्स, उसके अलावा आपकी आपकी धोती, उसके अलावा आपके खड़ाऊ, उसके अलावा जूते जुराबे वगैरह वगैरह वगैरह। जिस भी चीज को बॉडी से उतारते हैं बच्चों, टेक ऑफ का यूज कर लिया करते हैं। अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन को, ये भी बात नहीं जम रही, आओ बेटा, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन टेक्स अप अमिताभ बच्चन। अगर हम इस अप की तरफ चले तो मुझे पता रहे कि बेटा टेक में जब अप जुड़ता है तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को सोख लेना। यू अंडरस्टैंड? सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे कहीं पानी बिखर जाता है, आप जल्दी से दौड़ के जाते हैं और पोछा लेके आते हैं, पोछे को उस पानी गिरे हुए के ऊपर डाल देते हैं, कुछ टाइम के अंदर वो पानी जो है वो पोछे के द्वारा सोख लिया जाता है। मैंने कहा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको कहते हैं बेटा टेकअप। तो अगर मैं कहूं कि अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन को सोख लेता है, आप कहोगे सर गलत बात है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब तीन उत्तर कटे तो बचा एक। तो जब मैं टेक में आफ्टर जोड़ता हूं, ध्यान से समझना बच्चों, जब मैं टेक में आफ्टर जोड़ता हूं तो ये फ्रेजल वर्ब हमको सीधे सीधे शक्ल मिलाने का काम कर देता है। मैंने कहा शक्ल मिलाने का काम करता है, जिसको रेगुलर वर्ब में बच्चों हम रिजेंबल कह देते हैं। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना। हम नहीं कहते कई बार कि ये लड़का तो अपनी मम्मी पर है, भाई ये वाली लड़की अपने पिता पे गई है, शक्ल बिल्कुल एक है। इस शक्ल मिलने को बच्चों टेक आफ्टर कहते हैं। अब इस वाक्य को पढ़ो, अभिषेक बच्चन की शक्ल मिलती है अमिताभ बच्चन से, भाई साहब मजा आ गया। टेक आफ्टर, ये मजा किसको आएगा? ये मजा भाई साहब उसी को आएगा जिसको ये फ्रेजल वर्ब फिंगर टिप्स पे याद हैं। इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस कदर पढ़ना है कि मरे नहीं भूले।
और जब ऐसा चीजें आपकी टिप्स पे याद होंगी तो बेटा एग्जामिनेशन में एक मुस्कुराहट निकलेगी। आपको लगेगा भाई साहब ये भी अपना ही क्वेश्चन, ये भी अपना ही क्वेश्चन, ये भी अपना ही क्वेश्चन और ये भी अपना ही क्वेश्चन। ये तभी हो पाएगा बच्चों जब सारी चीजों को आप कायदे से तरीके से पढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहां पे अपना सट्टा लगना चाहिए बेटा, ये उत्तर आएगा टेक आफ्टर जहां शक्ल मिलने का जिक्र है। कई बार ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों जहां वर्ड के बाद में प्रेपोजिशन दिया जाता है जहां हमको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा कुछ वर्ड ऐसा दिया जाता है जिसके बाद में डेलिबरेटली प्रेपोजिशन डाल दिया जाता है लेकिन वहां उसकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसी जगह पर हम ऐसी जगह पर हम एक यूज पढ़ना चाहते हैं बच्चों जिसको कहते हैं सुपरफ्लूयस का यूजेज। क्या बोला मैंने? सुपरफ्लूयस का यूजेज। इसका मतलब जो चीज मोर देन रिक्वायर्ड है, जो चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीजें जिसकी आवश्यकता नहीं फिर भी ले आए। अरे भाई ये तो एक्स्ट्रा हो गया, इसको कहते हैं सुपरफ्लूयस यूजेज। एक क्वेश्चन देखो बेटा, रानी एंटर्ड इनटू द किचन, कहा जाएगा इस सेंटेंस में कुछ दुख दर्द है तो बताए। तो आपको पता रहे भाई, रानी नाम की लड़की प्रवेश कर गई, बोलो कहां पर? किचन में। अरे जब प्रवेश कर गई तो प्रवेश कर गई, इसमें आपने और मैंने क्या किया? जब वो प्रवेश कर ही गई तो यहां इनटू का यूज बिल्कुल सरासर गलत है। आपको लिखना चाहिए था रानी एंटर्ड द किचन। मैंने कहा रानी एंटर्ड द किचन, यही वाक्य बिल्कुल सही होगा। एंटर के अंदर पहले से ही आप किसी परिसर के अंदर घुस रहे हो। अरे जब घुस ही रहे हो तो इनटू की क्या आवश्यकता है सर? इससे मुझे क्या शिक्षा मिली? मुझे शिक्षा मिली कि जब आप किसी एंटर वर्ब के साथ किसी कमरे में, किसी रूम के अंदर प्रवेश करते हो बच्चों, उस समय हम एंड के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते। लेकिन सर ये दिल है कि मानता नहीं, ये कहता है कि एंटर के बाद इनटू बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दिल से काम नहीं चलता है, दिल से काम नहीं चलता है। मसले पता होने चाहिए, लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपका प्रपोजिशन आपके कंट्रोल में आता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पे रानी एंटर्ड द किचन इज द करेक्ट आंसर। ये जो लिखा है लफड़े का माल है। एक बार इन सारी बातों को देखो, हम इन चारों आधार पे अपना प्रपोजिशन कवर करेंगे। पहला कंसेप्ट क्या था, आओ मेरे साथ, जनरल कंसेप्ट्स ऑफ प्रपोजिशन। ये वो बातें थी जो मैंने छठी से 10वीं में पढ़ के आई थी। ये सारी बातें मुझे दोबारा से रिवाइज करनी है क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो मुझको ये पूरा का पूरा बेसिक्स अच्छे से पता होना चाहिए। क्या कायदे हैं, और कायदा है तो कायदे का कुछ अपवाद भी होगा, रूल बना है तो एक्सेप्शन भी होगा, उनको मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेरे जहन में एक एक बात होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, बहुत बेदर्द है वो। अगला देखो भाई, फिक्स प्रपोजिशन, भाई साहब सबसे बेदर्द चीज, इनको याद करना पड़ता है। एक लंबी फेरिस्त जारी करूंगा और न केवल जारी करूंगा, मैं इसको इस तरीके से आपके सामने पेश करूंगा कि जिसने कहानी सुन ली काम हो गया भाई साहब, रट गया, ऐसा हो जाएगा। इस टॉपिक को हम कहेंगे फिक्स प्रपोजिशन। आगे चलूंगा, वर्ब और प्रपोजिशन, यानी वर्ब में प्रपोजिशन का ये जो कॉम्बो बनाता है इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये दर्द का दूसरा नाम है और परीक्षा के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको हमको रटना पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक कैटेगरी बनाई है जिसके लिहाज से कहानी सुन सुनकर हम अपने वोकैबुलरी को धाएं धाएं कर देंगे। और कुछ वर्ड के बाद प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती, ना जाने क्यों। एग्जामिनर इसको डेलिबरेटली आपके सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें आपको अपनी तलवार निकालनी है और ऐसे शब्दों को नेस्तनाबूद करना है। बच्चों ये चीज सुपरफ्लूयस एक्सप्रेशन में आता है, रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी दे दी रे बाबा, इसको कहते हैं सुपरफ्लूयस यूसेज। इज द पॉइंट क्लियर? चलो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे जनरल कंसेप्ट के ऊपर, यानी अब हम छठी से लेके 10वीं क्लास की पढ़ाई को बिल्कुल आरंभ से शुरू करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने प्रेपोजिशन में आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल बेसिक्स। बेसिक्स मतलब बेसिक्स, उसके बाद सीढ़ी एक दर एक आगे बढ़ती जाएगी। बने रहिएगा हमारे साथ में। आओ बच्चों, आओ थोड़ी ड्राइंग पढ़ लेते हैं। चलो अगर इस टॉपिक को ध्यान से देखें, अगर इस टॉपिक को ध्यान से देखें तो यहां आपको कुछ बातें दे रखी हैं जिनको आप इत्मीनान से देखें भाई। चलो पहला प्रपोजिशन आता है बच्चों ऑन। बचपन की बात भूल नहीं जाना, मुझे आज भी याद है। ऑन का मतलब होता है पर या फिर ऊपर, पर या फिर ऊपर।
लेकिन इसका यूज कब करते हैं ये बातें आपको तब याद रहेंगी जब मामलों को ना केवल पढ़ेंगे बल्कि हम इसको देख लेंगे, इसको हम देख लेंगे। इसका मतलब ऑडियो विजुअल दोनों बातों को साथ में लेके चलेंगे, श्रवण का काम भी करेंगे और दर्शन भी करते रहेंगे, तो मामले देर तक दूर तक सेट रहेंगे। चलो बच्चों, जब कोई चीज सतह को स्पर्श करती है, क्या कहा जी मैंने? कॉन्टेक्ट विथ सरफेस। कॉन्टेक्ट विथ सरफेस, सतह से स्पर्श। जब भी कोई चीज सतह से स्पर्श करती है उस समय हम यूज करते हैं बच्चों ऑन। जैसे ये स्टाइलस मेरे हाथ पे पड़ा है, जरा ध्यान से देखो बेटा, सतह को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है सर, यही तो टच कर रहा है। इसका मतलब ये एक ऑन का यूज हुआ। द स्टाइलस इज लाइंग ऑन माई पाम या हैंड, ऐसा कुछ ऑन का यूज होगा। अब इस बच्चे को देखो, दीवाना है, ऊपर चढ़ गया और पहाड़ के ऊपर चढ़ के डांसिंग डांसिंग कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो शायद ये सतह को ऊपर से टच कर रहा है, और कर रहा है तो बेटा सेंटेंस बनना चाहिए, बोलो क्या? तो सेंटेंस बनेगा मिथुन, अरे सेंटेंस बनेगा मिथुन इज डांसिंग, मिथुन इज डांसिंग डैश द हिल। तो आप कहेंगे सर ये पहाड़ के ऊपर मिथुन डांस कर रहा है। अरे जब डांस करेगा तो पैर नीचे कहीं ना कहीं तो टच होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये उत्तर आपका तैयार करके देगा। अरे बोल नहीं रहे हो कौन सा? ऑन का यूज। तो सतह से स्पर्श होने पर आप ऑन का यूज करते हैं। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ बेटा, आपके लिए ड्राइंग बनाई है मैंने। यहां पर ध्यान से देखो तो एक पेड़ का मुजाहिरा है और पेड़ काफी हरा भरा है। मुझे यहां पर कुछ घोंसला दिख रहा है। हाँ जी, ये घोंसला दिख रहा है जो एक पेड़ की ब्रांच के ऊपर टिका हुआ है। अरे ध्यान से देखो, ये पेड़ की बाजू, अरे पेड़ की ब्रांच, अरे पेड़ की शाखा के ऊपर एक 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 घोंसला है। अरे घोंसला है और घोंसले के अंदर अंडे भी दिख रहे हैं मुझे। ध्यान से देखो, क्या ये घोंसला पेड़ के शाखा के ऊपर ऊपर से टच कर रहा है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। अरे तो केस यहीं पे ओपन एंड शट केस यहीं सॉल्व हुआ। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आ जाओ मेरे साथ। द नेस्ट इज ऑन, इज ऑन, द नेस्ट इज डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री। अरे ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर यहां पे कुछ मामला समझ आ गया। यहां पर ऑन का यूज होना चाहिए क्योंकि सतह से स्पर्श है, क्योंकि कॉन्टेक्ट विद सरफेस है, इसलिए। तो यहां पर ये जो आपको घोंसला दिख रहा है बेटा, जो नेस्ट दिख रहा है, ये इस ब्रांच के ऊपर टिका हुआ दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो बेटा कोई मौका नहीं, फील्डर के पास 4 रन। इधर आ जाओ बेटा, मुझे यहां पर एक चेयर दिख रही है, चेयर के ऊपर एक थाल है और वो भी लड्डुअन की थाल है, लड्डुओं से भरी पड़ी है। अरे भाई ये जो थाल है वो चेयर की सतह को क्या ऊपर से टच नहीं कर रही? आप कहोगे सर बिल्कुल कर रही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कर रही है तो बेटा ये केस किसका है? आप क्या कहेंगे बोलो? आप कहेंगे द प्लेट full of laddus is lying, is lying on the chair, on the chair। इसका मतलब चेयर के ऊपर लड्डुओं की थाल पड़ी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। यही वाला तो केस हो रहा है, ये ऑन का केस है सर। किसी बच्चे को ऑन के बेसिक्स में डाउट है तो बताओ। देखो बच्चों, ऑन के यूं तो कई सारे प्रयोग हैं। ऑन डेट में भी आता है, ऑन डे में भी आता है, और कई जगह पे हम इसका यूज करेंगे। अरे हाँ या ना? लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स को लेके अभी चल रहा हूं। धीरे धीरे जब हम स्टेप अप होंगे तो एक एक बातों को तफसील से तफ्तीश करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी आपको मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, तो हमारा बेसिक ये हुआ कॉन्टेक्ट विद सरफेस, जिसको हिंदी में कहते हैं सतह से स्पर्श। आप हिंदी माध्यम के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मीडियम आपका इंग्लिश है, लुफ्थांसा एयरलाइन से उतरे लोग हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं सर। मामला सारा यहीं पे सेट हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रपोजिशन हो गया जिसको ऑन कहा गया। चलता हूं अपने अगले प्रपोजिशन पर।
आओ बेटा इसकी तस्वीरें देखी जाएं। अगर मैं इनकी तस्वीरों की बात करूं तो प्यारे बच्चों यहां पर अपॉन का यूज आता है। इस अपॉन को भी हिंदी में तो पर ऊपर कहते हैं। अभी अभी कुछ वर्ष पहले हमने ऑन को भी यही कहा था, पर या ऊपर। अपॉन को भी यही कह रहे हैं। तो पता रहे बेटा, इसी अपॉन को कुछ लोग ऑन टू के नाम से भी जानते हैं। बोलो क्या कहा मैंने? इसको ऑन टू के नाम से भी जाना जाता है। एक ही बात है, एक बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं। यूज कब करना है? अरे पढ़ के बताओ। मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर गतिमान। मैंने कहा ऊपर की ओर गतिमान, ठीक है। ऊपर की ओर गतिमान कैसे? अरे एक तो ये वाला केस था, याद करो, ये तो ऑन का केस था। लेकिन अगर स्टाइलस को उठाकर मैं इस तरह से आपकी ओर फेंकूं तो सरकारी हवा में जाएगा, घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ। इसको कहते क्या है? ऊपर की ओर गतिमान। जब भी कोई चीज दिखे वहां आप यूज करेंगे, बोलो हाँ, अपॉन या फिर ऑन टू। जैसे इस पिक्चर को देखें बच्चों, इसको कहते हैं पेड़ नंबर 1, ये है पेड़ नंबर 2। अब इस पेड़ से बंदर इस पेड़ पे कूद गया। अरे पहले से बैठा है शाखा पर? नहीं सर, ये तो ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ऊपर की ओर गतिशील है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर गतिमान है, ऐसे समय आपको यूज करना है अपॉन, जहां हम इसको ऑन टू की तरह से भी जान सकते हैं। एक बार सेंटेंस देखो बेटा। अ मंकी jumped dash the tree। अगर ध्यान से देखें तो जो मंकी था वो यहां से इधर कूद गया। अरे जब भी कूदा तो मुझे ऊपर की ओर गतिशील ही तो दिखा। जब ऊपर की ओर गतिशील है तो बेटा ये जगह अपॉन को मिलनी चाहिए। अपॉन छुट्टी पे गया हो तो बच्चों ये जगह ऑन टू को भी मिल सकती थी। बात तो एक ही है। अरे हाँ है ना? आपके आपके पास में एक मोबाइल फोन है भाई, ये मोबाइल फोन आपके हाथ पे पड़ा है, हाँ जी, ये ऑन का यूज है। लेकिन अगर ये मोबाइल मेरा ना हो, ये मोबाइल किसी का हो और मुझे गुस्सा आ जाए तो भाई साहब इसको यहीं से, इसको ऐसे उछाला जाएगा और जब ये गति में उड़ता हुआ जाएगा तो भाई साहब मजा ही दुगना हो जाए। और फोन आईफोन हो तो क्या कहने। अगर कोई चीज हवा में उड़ती हुई जा रही है तो बेटा वहां पर आप अपॉन यूज करते हैं, जिसको आप ऑन टू के नाम से भी जानते हो। अपॉन ऑन टू एक ही है, ऊपर की ओर गतिमान। जबकि अगर इसकी शाखा पर घोंसला पड़ा होता तो आप हौसला अफजाई करते। मैंने कहा घोंसला अफजाई करते और वहां लगाते बच्चों क्या, तब आप ऑन लगाते। लेकिन ये तो सर मुझको गतिशीलता दिखा रहा है, ये तो मूवमेंट दिखा रहा है, अरे ये तो मोशन दिखा रहा है, ऊपर की ओर मोशन जा रहा है, तो बेटा ये अपॉन का केस बनता है। आई होप यहां तक ये मसला क्लियर होगा। हिंदी में दोनों को यही कहते हैं, पर ऊपर, लेकिन दोनों का पोजीशन की वजह से प्रपोजिशन चेंज होता है। ठीक है, प्रपोजिशन केवल पोजीशन देखता है, ये चेहरे नहीं देखा करता। चलते हैं अपने तीसरे कंसेप्ट की ओर। आओ बेटा, अगला कंसेप्ट आता है ओवर। अगर ओवर को देखें तो तीसरी बार ऐसा हुआ है 17-18 सालों में कि इसको भी हमने पर ऊपर के नाम से जाना। लेकिन बच्चों को इस पर ऊपर को यूज में कब लेना है उनको मालूम नहीं होता। आओ मेरे साथ, क्या लिखा है पढ़ के बताएंगे बच्चों। वर्टिकली और ऑलमोस्ट वर्टिकली अपवर्ड्स। मैंने कहा वर्टिकली और ऑलमोस्ट वर्टिकली अपवर्ड्स। कोई चीज आपके सिर के ठीक ऊपर हो या लगभग ऊपर हो तो भी आप किसका यूज करते हैं, तो भी आप ओवर का यूज करते हैं। लेकिन ये चीज आपके सिर को टच नहीं करनी चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। यानी आपके सिर के ऊपर है, चाहे ठीक ऊपर है या लगभग लगभग ऊपर है। तो भाई साहब पंखा मेरे सिर के ठीक ऊपर चल रहा है तो भी ओवर, और अगर मैं यहां खड़ा हूं और पंखा वहां है तो भी ओवर। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहां देखो बेटा, ये ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी डांस करता है। कलयुग है भाई, सोता नहीं है, बेबी डांस करता है। तो ध्यान से देखा जाए बच्चों, ये जो बेबी है, ये पंखा बेबी के सिर के ऊपर है लेकिन बेबी के सर को टच नहीं कर रहा। इसको कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स। अगर ये बेबी अगर ये बेबी यहां ना होकर यहां होता, मेरी बात सुनो, तो भी तो बेटा ये पंखा उसके सिर के लगभग ऊपर था। अरे बोलो हाँ।
तो ये भी ओवर का केस है, या तो ठीक ऊपर और या फिर लगभग ऊपर हो गया, चलेगा भाई साहब। ऊपर छत दिखाई दे रही है भैया, द सीलिंग इज ओवर माई हेड, कारण क्या है, सिर के ऊपर है, टच नहीं कर रही है भैया, ओवर का केस लगा। आगे चलते हैं। ये एक बाबा है भाई साहब, योगा कर रहा है, बाबा इज डूइंग योगा। हाँ जी, पेड़ कहाँ है, बाबा के सिर के ऊपर, तो बेटा सिर के ऊपर टच नहीं कर रहा, ओवर का यूज है। हाँ जी, ये एक फ्लाईओवर है बच्चों, और ये एक झोपड़ी है। कोई बताएगा फ्लाईओवर झोपड़ी के कहाँ है? आप कहोगे सर लंबवत ऊपर है। अरे वर्टिकली अपवर्ड है, चाहे दाएं बाएं भी होता चल जाता, चला लेते, लेकिन ठीक ऊपर हो या लगभग ऊपर हो भाई साहब, इस केस में आप ओवर का यूज करते हैं। आओ मेरे साथ सेंटेंस फ्रेम करें। इसकी बात करूं, हाँ, तो बेटा वाक्य बनेगा, द फैन इज डैश राज हेड, राज के सिर के ऊपर। तो बेटा आप कहेंगे सिर के ऊपर तो है लेकिन सिर को टच नहीं कर रहा, तो बेटा ये ओवर का केस बनेगा। आगे चलता हूं, तो बेटा ये जो पेड़ है, द द ट्री इज डैश द योगी, योगी इस योगी के सिर के ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, और टच नहीं कर रहा तो बेटा यहां से उत्तर तैयार होगा ओवर, क्योंकि पेड़ इस व्यक्ति के सिर के ठीक ऊपर है या लगभग ऊपर है, बेटा ये केस ओवर का पढ़ाया था। इधर आ जाओ बेटा, अगर यहां बात करूं तो मुझको फ्लाईओवर दिख रहा है, द फ्लाईओवर, द फ्लाईओवर इज डैश द हट, इसका मतलब फ्लाईओवर हट के ऊपर है। अगर ऊपर है तो जरा देख के तो बताओ, देख के तो बताओ बेटा, क्या ये फ्लाईओवर हट को हट कर रहा है? अरे हट को टच कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो इसके लगभग ऊपर है, ऊपर है तो फिर ये ओवर का केस बना। चलो जल्दी से मुझे बता दो बच्चों, फ्लाईओवर और ब्रिज में क्या डिफरेंस है? मैंने पूछा फ्लाईओवर और ब्रिज में क्या डिफरेंस है, चलो जल्दी से बता दो बेटा। एक वर्ड है फ्लाईओवर और एक है बच्चों ब्रिज, इन दोनों में एक बार अंतर स्पष्ट करो। जल्दी से बता दो भाई, अरे जल्दी से बता दो, दोनों में क्या अंतर है? तो भाई साहब फ्लाईओवर एक ऐसा आइटम होता है जिसके नीचे सूखा होता है, जिसके नीचे रोड हो सकती है, जिसके नीचे जमीन हो सकती है। लेकिन अगर किसी फ्लाईओवर दिखने वाली चीज के नीचे पानी पानी हो गया, तो बेटा उसको फ्लाईओवर नहीं कह के आप ब्रिज कह देते हैं। इससे ये बात समझ में आई कि ब्रिज वो चीज होती है जिसके नीचे पानी का कोई विस्तार हो, अब वो चाहे नदी हो, कोई तालाब हो, कोई समुद्र हो, उसके ऊपर जो बनेगा बेटा वो ब्रिज कहलाएगा। और अगर मैं किसी सेतु की बात करूं, मैं किसी पुल की बात करूं, पुलिया की बात करूं, अरे पुल का बच्चा पुलिया, पुल तो बड़ा होता है और बच्ची हो क्या, अरे पुलिया छोटी होती है। ऐसे समय हम उसको फ्लाईओवर कह देते हैं जब उसके नीचे पानी का कोई भी मास नहीं हो, वाटर मास नहीं हो, तो हम उसको फ्लाईओवर कहते हैं। अगर आपको कोई पुल दिख रहा है जिसके नीचे पानी नहीं, तो फ्लाईओवर, और पानी पानी हो गया, ऐसे समय उसको ब्रिज कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना बच्चों, क्लोज टेस्ट में बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है आपसे। आओ आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था फ्लाईओवर के बाद, इधर आ जाओ नेक्स्ट। यहां गिवन है बेटा अगला प्रपोजिशन, और उसको कहते हैं अप, यूपी नहीं बेटा अप। इस अप का मतलब भी क्या है, तो आंखें मसल के देखो बेटा, इसका मतलब भी पर ऊपर है। क्या हो गया मेरे देश को, इसका मतलब भी पर ऊपर है। इसका यूज कब करते हैं ये देखो बेटा, मूविंग अपवर्ड्स व्हाइल इन कॉन्टेक्ट, इसका मतलब छूते 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 ऊपर बढ़ना, स्पर्श करते हुए करते हुए करते हुए ऊपर चढ़ना। इसका मतलब मुझे समझ आ गया। अगर अगर कोई इंसेक्ट यहां पे आता है और धीरे 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 टच करता हुआ ऊपर जा रहा है, बेटा ये अप का केस हुआ, टच करता करता ऊपर। याद है वो बंदर जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवा में जा रहा था, भाई साहब अपॉन का केस, वो अपॉन का केस था जिसको ऑन टू भी कह रहे थे हम। लेकिन अगर कोई चीज किसी
चीज के ऊपर चढ़ रही है और टच करती 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 चढ़ रही है, तो बेटा अपॉन ऑन टू नहीं, तब वहां पर आप अप का यूज करेंगे। आओ मेरे साथ, मुझको यहां एक पहाड़ दिखाया जाता है बच्चों, और इस पहाड़ के ऊपर एक बच्चा चढ़ता दिख रहा है। अरे डायरेक्ट यहां चढ़ जाता, यहां बैठा होता तो मैं ऑन लगाता, लेकिन बच्चा यहां नहीं बैठा, बच्चा यहां से डायरेक्ट ऊपर कूद जाता तो मैं यहां पर बेटा अपॉन या ऑन टू का यूज करता। बच्चे ने ये भी नहीं किया, बच्चा ऊपर जा रहा है, बच्चा ऊपर जा रहा है और टच करता 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 ऊपर बढ़ रहा है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ अप। मैंने कहा जी द चाइल्ड मूव्ड डैश द हिल। अब मुझे बताओ, जो बच्चा था वो चलना शुरू हुआ पहाड़ी के ऊपर, तो जब भी चलेगा तो बेटा टच करता 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 जाएगा कि शक्तिमान की तरह यूं ही आ जाएगा? आप बोलोगे नहीं सर वो शक्तिमान थोड़ी ना है, वो तो टच करता 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 जाएगा। तो बेटा ये यूज हो गया, बोलो किसका? अरे आपका। जब कोई सीढ़ी पे चढ़ता है तो कुछ वाक्य ऐसा बनता है भैया, याद करो वो दिन, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, अरे बताओगे कहां? ही इज गोइंग डैश स्टेयर्स। बोलो। आप कहेंगे सर वो सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब टच करता करता जा रहा है, तो इसको अपस्टेयर्स कहते हैं। ही इज गोइंग अपस्टेयर्स, ध्यान से देखो, ऊपर भी जा रहा है और बेटा ये अर्थ भी ले रहा है। अरे अर्थ लेने का मतलब हो गया कुछ ना कुछ तो जमीन पे टच हो गई होगा, ऐसे टच करते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये क्लियर केस। इमेजिन करिए एक रस्सी लटक रही है और कोई कमांडो रस्सी पे ऐसे करता हुआ ऊपर जा रहा है, तो बेटे टच करता करता ऊपर जा रहा है, क्लियर केस आपका हुआ। फर्ज कीजिए कोई दीवार है और कोई फौजी दौड़ के आता है और ऐसे करता हुआ दीवार पे चढ़ जाता है, तो बेटे टच करता करता चढ़ रहा है, क्लियर केस आपका हुआ। ऐसे ही ध्यान से देखो बेटा, यहां एक चित्र दिखा है, इस चित्र में क्या है जरा पहचानने की कोशिश करो, 2 सेकंड सोचो। अरे कलाकार की कृति है, सोच के बताओ है तो क्या? तो भाई साहब ये पेड़ है और पेड़ के उस बैक साइड में एक भालू है। मैंने कहा एक बेर है, एक भालू है जो ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जी, आपको उसके 4 पैर दिख रहे हैं, थोड़ा सा उसका पेट भी दिख रहा है, इफ यू कैन सी दैट। इसका मतलब ये जो भालू है वो इस तने के बैक साइड में है, लेकिन वो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ऐसे कूदा कि टच करता करता करता, आप कहोगे जरा जरा टच मी टच मी टच मी, अगर टच करता 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 ऊपर जा रहा है तो बेटा ये केस बनता है, बोलो किसका? ये रहा सेंटेंस बच्चों, द बेयर वेंट अप, वेंट अप द हिल, अप द ट्री। ये लो बेटा, चढ़ा दिया ना भालू को पेड़ पे, ऐसे चढ़ता है भालू पेड़ पे, क्योंकि ये टच करता 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 जाएगा, तो यहां पे यही आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा, आओ मेरे साथ एक रिकैपिचुलेशन करें। ऑन में क्या होता है? अरे भाई साहब इस तरह से टच हो तो ऑन का यूज होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अरे बोलो अपॉन, जिसको किस नाम से जाने थे, बोल नहीं रहे हो बेटा? ऑन टू। जब इसी चीज पड़ी हुई को ऑन यूज करते थे, उठा के यूं उछाल दे आपकी तरफ, तो हवा में गतिशील होगा, अपॉन ऑन टू का यूज। थर्ड मुद्दा हमने पढ़ा बेटा ओवर। ओवर का यूज तब करते हैं जब कोई चीज आपके सिर के ऊपर हो, या तो ठीक या लगभग, लेकिन आपके सिर को टच नहीं करनी चाहिए, उस केस में आप यूज करते हैं बच्चों ओवर। और अभी अभी हमने पढ़ा है बच्चों कौन सा? अप। जब कोई ऊपर की ओर गतिशील हो, ऊपर की ओर चढ़ रहा हो, लेकिन टच करता करता चढ़ रहा हो। हाँ जी, टच करता करता चढ़ रहा हो प्यारे बच्चों, यहां पे अप का यूज बिल्कुल तय हुआ। इन सारी बातों के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रपोजिशन की तरफ, जिसको हम कहते हैं बेटा अबव। अगर अबव को ध्यान से देखें तो बच्चों इसको भी हिंदी में तो वही कहा गया, पर ऊपर। क्या हो गया मेरे देश को? ऑन भी पर ऊपर, अपॉन भी पर ऊपर, ओवर भी पर ऊपर, अप भी पर ऊपर और अबव भी पर ऊपर। इसका मतलब
कौन सा पर ऊपर कब लगाना है अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों को अच्छे से मालूम है। हिंदी में व्यवस्थाएं बहुत कंफ्यूज करती हैं। कुछ भी हो जाए पर ऊपर, अंग्रेजी में कौन सा पर ऊपर कब आएगा इसको समझ लो और मेरे पे परोपकार करो। आओ, हायर इन रैंक और लेवल, जब कोई चीज आपसे या तो दर्जे में या फिर स्तर में, मैंने कहा या तो आपसे दर्जे में या आपसे स्तर में ऊंचा जाने की बात करें तो ये पद में ऊंचा हो या कोई स्तर यानी लेवल में इजाफा हो, बेटा यहां अबव का यूज करते हैं। एक बात बताओ, किसी दफ्तर के अंदर एक अधिकारी ऑफिसर और एक क्लर्क, भाई साहब अधिकारी क्लर्क से पद में ऊंचा या छोटा? आप कहेंगे सर पद में ऊंचा। एक सेंटेंस दे, एन ऑफिसर इज डैश अ क्लर्क, डैश अ क्लर्क। अगर ध्यान से देखें तो जो अधिकारी होता है वो लिपिक बाबू से पद में ऊंचा होता है। अगर ऊंचा होता है तो बेटा यहां पे अबव आए। लेकिन बच्चे तो भोले होते हैं, बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता, वो कहते ऊपर है तो ऑन लगा दे। अरे ऑन तो तब आता जब अधिकारी क्लर्क के यहां चढ़ के बैठ जाता, तब लगाते ऑन, ऊपर से टच होता। आपको देखना है वो तो पद में या स्तर में ऊंचा है तो बेटा ये अबव का केस है। आओ, अगर स्कूल की बात करते हैं तो जो प्रिंसिपल होते हैं, द प्रिंसिपल इज डैश अ टीचर। इसका मतलब जो प्रधानाचार्य हैं वो है अध्यापक से पद में ऊंचे हैं। अगर वो रैंक में हायर हैं तो बेटा ये वाला यूज अबव का चलना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर? अगर मैं इसको देखूं तो बेटा ये बीसलपुर डैम का वाटर टेबल है, ये बीसलपुर डैम का जल स्तर दिख रहा है। 2024 में पानी का लेवल शायद यहां तक था और 2025 में लेवल यहां तक हो गया। देखो और बताओ क्या लेवल में कुछ वृद्धि हुई है? क्या लेवल हायर गया है? क्या इस स्तर में इजाफा हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल हुआ है सर। तो जब भी कोई चीज रैंक में या लेवल में ऊंची जाती है तो बेटा वहां आप यूज करते हैं अबव। क्वेश्चन देखें, सपोज एक अलग से क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। द वाटर लेवल ऑफ द बीसलपुर डैम बीसलपुर डैम went dash the danger level। डेंजर लेवल इसका मतलब होता है बच्चों, बीसलपुर बांध का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया। अगर खतरे के निशान से ऊपर गया है तो ये तो भैया स्तर के ऊपर गया है। और स्तर के ऊपर जाने के लिए आप क्या यूज करते हैं जरा बताओ भाई। अरे जल्दी से बता दो क्या यूज करते हो। ऐसे समय आप यहाँ पे यूज करते हो, अरे बोलो क्या? अब द वाटर लेवल ऑफ बीसलपुर डैम वेंट अबव द डेंजर लेवल। इसका मतलब खतरे के निशान से ऊपर चला गया। कभी भी बाढ़ आ सकती थी, स्थिति बहुत खतरनाक है। अबव डेंजर लेवल, अगर किसी लेवल के ऊपर जा रहे हो तो बेटा ये अबव का केस है। तो हमने कितनी बातें पढ़ ली, आओ मेरे साथ। हमने पढ़ा सबसे पहले बोलो ऑन, सतह से स्पर्श। फिर हमने पढ़ा बोलो क्या? अपॉन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अरे बोल नहीं रहे हो। ऑन टू, इसमें क्या होता है? ऊपर की ओर गतिमान। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अरे बोलो ओवर, ये तब होता है जब कोई चीज आपके सिर के ऊपर या तो ठीक ऊपर या फिर लगभग ऊपर, ऐसे समय आप ओवर को यूज में लेते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अप, इसमें आप ऊपर की ओर चलना शुरू होते हैं लेकिन किसी चीज को टच करते करते ऊपर जाते हो, तब आप अप का यूज करते हो। अगर मैं अबव की बात करूं, अबव में कोई आपसे या तो लेवल में या तो पद में या फिर स्तर में, हाँ जी, ऊंचा होता है, तब आप यूज करते हैं बेटा इसको, अबव को। लेकिन हिंदी भाषा में इन सबको हम क्या कहते हैं? पर, पर या फिर ऊपर।
बस यहीं से लफड़ा शुरू होता है। बच्चे हिंदी से इंग्लिश पढ़ने की तरफ जाते हैं, हिंदी अनुवाद कर कर सेंटेंस को देखते हैं, और हिंदी तो पांचों बातें एक ही बताता है। बस तब स्थिति पता होनी चाहिए, जैसा पोजीशन वैसा प्रेपोजिशन। इज द पॉइंट क्लियर? एक ही सेंटेंस में कई दृष्टिकोण बदलें तो कई तरह के प्रेपोजिशन तैयार हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपको ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं। आज हमारी जो ये क्लास 01 थी प्रेपोजिशन की, दैट वाज द बेसिक क्लास। इसी क्लास को हम अपने बेसिक सेक्शन को 2-3 दिन तक आगे बढ़ाएंगे और आपके जो बेसिक्स के जितने भी लफड़े प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम दूर करेंगे। द मोमेंट वो सारी बात दूर हो जाएंगी, उसके बाद तलवार निकलेगी और हम कूच करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन की तरफ। अरे हाँ या ना? आज की सभा को विराम देते हैं बच्चों। इन सारी बातों को अच्छे से पढ़ लेना, और ये टॉपिक जितना हो सके अपने सहपाठियों से, अपने हितैषियों से, जिनका आप भला चाहें उनसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी सीरीज आने वाली है प्रेपोजिशन की। सो थोड़ा सा बेनोवलेंट बने और अपने साथ साथ अपनों का भी फायदा सोचें। इज द पॉइंट क्लियर? तो इसको शेयर कीजिएगा और मन लगा के पढ़िए। दिवाली जा चुकी है, अगली दिवाली नौकरी वाली। बोलो हाँ यार? अगली दिवाली नौकरी वाली होनी चाहिए, और उसके अगली दिवाली नौकरी करते हुए 1 साल हो जाना चाहिए, और तो क्या। अरे हाँ या ना? तो कुल मिला के जीवन में भला हो, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को इत्मीनान से पढ़ते जाओ, सारी चीजों को अच्छे से समझ लो। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आपको पता होगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं हमसे। इंग्लिश विद आलोक सूद, इंग्लिश विद आलोक सूद इस चैनल से जुड़ें। कोई भी आपको समस्या, कोई भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न, किसी भी अध्याय से जुड़े हुए, किसी भी टॉपिक से जुड़े कोई भी क्वेश्चन, कोई पीवाईक्यू या किसी क्वेश्चन में 2 राय 3 राय तैयार हो रही हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को वहां पर भेज सकते हैं और 1-to-1 उसका इलाज करवा सकते हैं। आज की सभा को विराम देते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।